आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान का फ़ख्र, एक नौजवान पीएचडी स्कॉलर मौजूद हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पोस्ट ग्रेड की है। और इसके बाद इस वक्त जो है ये अमेरिका से वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज में पीएचडी कर रहे हैं। टर्लेटन स्टेट यूनिवर्सिटी, पार्ट ऑफ टेक्सास, एक उनकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। वहाँ से ये वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से पीएचडी कर रहे हैं, और उनके जो सुपरवाइजर हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। इम्तियाज इनका ये है कि उन्हें हाल ही में एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता है और पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया है। यूरोप का सबसे कदीमी अवार्ड सिंस 1930 एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर गेम एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये 1930 से यूरोप में जो रईस और उमरा हैं वहाँ के, वो हंटिंग और वाइल्ड लाइफ के हवाले से उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक यंग ओपिनियन रिसर्च अवार्ड देती है, और 2026 में ये यंग ओपिनियन रिसर्च अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के इस नौजवान बिलाल मुस्तफ़ा को अता किया गया है। वियना में ये इस काउंसिल का इजलास हुआ इस साल, और ये अवार्ड जो है बिलाल मुस्तफ़ा साहब को उनकी रिसर्च पर दिया गया है। और ये खबरें पूरे मीडिया में शाया हुई, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी और दुनिया भर में भी, कि पाकिस्तान का एक नौजवान जिसने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, फिर पोस्ट ग्रेड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, और अब वो पीएचडी यानी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो अमेरिका से कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल मुस्तफ़ा साहब। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला, कैसे मिला, कौन सी रिसर्च इन्होंने ऐसी की है कि जिस पे इतना पुराना जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहा है यूरोप में वाइल्ड लाइफ के हवाले से, गेम हंटिंग के हवाले से, तो उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। बिलाल मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जाहिर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। भाई वेलकम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने खैर पाकिस्तान का मुबारक। नाम रोशन किया है, और माशाल्लाह आप जैसे यंग स्कॉलर्स और रिसर्चर्स जो हैं वो पाकिस्तान का फख्र है। वी आर सो प्राउड ऑफ बस यू। बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों जैसे दोस्तों की दुआओं का नतीजा है, वालिदैन की दुआओं का। और बस आपकी मोहब्बतों का नतीजा है सब। बिलाल ये अवार्ड मुस्तफ़ा साहब। बेसिकली। जी जी। माजरत से आपकी बात काट रहा हूँ। सबसे नहीं, पहले तो मुझे ये बस बताइए कि ये जो अवार्ड आपको मिला है, क्यों मिला है, और इसकी बुनियाद क्या थी, और ये कब से अवार्ड मिलता आ रहा है? ये यूरोप की सबसे कदीम तरीन जो है वो शिकार की तंजीम समझी जाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेम एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, CIC इसको कहते हैं। ये बेस्ड है बुडापेस्ट हंगरी के अंदर, लेकिन इसके ऑफिस ऑल अक्रॉस दी यूरोप हैं। वहाँ के उमरा और औरसा ने जब ये शिकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तंजीम बनाई थी, जो शिकार करने वाली स्पीशीज़ होती हैं जिसके अंदर पहाड़ी बकरे, पहाड़ी भेड़ें, इसके अलावा दूसरे जानवर जैसे भेड़िया, हिरन और दूसरे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ये हर साल पूरी दुनिया से रिसर्चर्स को बुलाती हैं कि वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट पेश करें, और फिर इनकी जो ज्यूरी होती है वो उसको एनालाइज करती है डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर, और फिर उनमें से एक रिसर्च को ये हर साल यंग बेस्ट यंग रिसर्च ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। तो इस साल मुझे ये अवार्ड मिला है क्योंकि मेरी जो इस वक्त PhD चल रही है वो ट्रॉफी हंटिंग के ऊपर चल रही है पाकिस्तान के अंदर, के ट्रॉफी कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग कैसे जानवरों को और जिन आबादियों के इर्द गिर्द, जिन कम्युनिटीज़ के इर्द गिर्द वो जानवर रहते हैं उनके ऊपर असरअंदाज करती है। क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंजर्वेशन की दुनिया के अंदर एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट कहा जाता है, कि आप किसी जानवर को मार रहे हैं पैसा लेने के बदले में। हम्म। और जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हर एक जानवर की जो जान है वो कीमती है, आप पैसे की खातिर किसी की भी जान नहीं ले सकते। जब मैं ऑक्सफोर्ड के अंदर था 2023 के अंदर, तो उस वक्त ये बरतानिया के अंदर एक लॉ पास करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें हर किस्म की ट्रॉफी की जो इंपोर्ट है बरतानिया के अंदर उसके ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही थी। तो उस वक्त मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बुलाया गया कि मैं पाकिस्तान का जो नज़रिया है कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग का वो पेश करूं। क्योंकि जब भी ट्रॉफी हंटिंग की बात होती है तो हमारे जहन के अंदर अफ्रीका के जंगलात आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने शिकार करना तो शेर का शिकार, या हाथी का, या गैंडे का, या ज़राफ़े का, ज़ेबरा का, ठीक है। लेकिन
कभी भी जो ट्रॉफी हंटिंग है ना पाकिस्तान की, उसकी दुनिया के अंदर उस तरह से बात नहीं होती। हालांकि हमारे यहाँ जो ट्रॉफी हंटिंग है वो 1993 से चल रही है सरकारी तौर के ऊपर। और हमारी ट्रॉफी हंटिंग की जो खास बात है वो ये है कि ये कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग है। जो यहाँ की लोकल आबादी होती है वो खुद इसको मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट उनको एक इलाका देती है, उस इलाके के अंदर वो सारा उस इलाके को मैनेज करने की जिम्मेदारी लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर आयद होती है। वो अपने वॉचर्स रखती हैं, गार्ड रखती हैं। और फिर जो उस ट्रॉफी हंटिंग से आमदनी होती है उसका 80%, 80% जो है वो उन कम्युनिटीज़ को जाता है, जो कि दुनिया के अंदर एक बहुत ही कम जगहों के ऊपर इस तरह से होता है। और ताजिकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान का जो मॉडल है वो बाद में अपनाया है। अफ्रीका के अंदर बहुत कम है कि कम्युनिटीज़ को जाए। कम्युनिटीज़ को बस जिस तरह हम लोग कहते हैं ना पीनट्स, बस वही मूंगफली के दाने ही जाते हैं। बल्क क्वांटिटी जो है वो आउटफिटर्स या गवर्नमेंट्स के पास जाती है। लेकिन पाकिस्तान वो बात वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहाँ पर 80% जो है वो कम्युनिटीज़ में जा रहा है। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास 30 साल का डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी डिटेल के अंदर इसके ऊपर काम नहीं हुआ कि आया कि ये उनके कल्चर्स को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, कम्युनिटीज़ की इकोनॉमिकली क्या उसके ऊपर इम्पेक्ट है, उनके आमदनी के ऊपर। इसके अलावा जो जानवर हैं उनकी इकोलॉजी के ऊपर, मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है। जो भी बातें हैं वो सरसरी बातें हैं। कहने को हम लोग कह रहे हैं कि जो है वो जानवरों की आबादी बढ़ रही है, जानवरों की आबादी कम हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई उसके पीछे सिवाय सर्वेस के कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है उस चीज़ का। और जब भी ये एक ट्रॉफी हंटिंग की रिसर्च की गई है पाकिस्तान के अंदर या कहीं और भी, तो कम्युनिटीज़ जो लोकल जो उन जानवरों के साथ रहती हैं उनके नुक्ता नज़र को साइड पे रखा गया है। तो मेरी जो तहकीक है वो इस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आया कि वो कम्युनिटीज़ क्या कहती हैं, कि किस तरह से ट्रॉफी हंटिंग उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। और इसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा यहाँ यहाँ से ही आप लगा सकते हैं कि जो ट्रॉफी हंटिंग वाले लोग हैं वो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरी दुनिया में पेश करते हैं जी, कि इसकी वजह से जानवरों की तादाद बढ़ गई है। ठीक है, अब हमारे इसकी वजह पाकिस्तान के कैसे अंदर बढ़ी है? भी। सॉरी। इसकी वजह से ट्रॉफी हंटिंग की वजह से तादाद कैसे बढ़ी है? वो कहते हैं कि जब पहले लोग मारखोर या आइबैक्स, आप भी नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं पाकिस्तान के, आपने वो सारा कवर किया हुआ है। तो जैसे वो कहते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर लोग उनका शिकार के लिए खुराक के लिए शिकार करते थे, गोश्त के लिए। और पूरी पूरी आबादी लगी होती थी, हर कोई गांव से उठ के जाके मारखोर या आइबैक्स को मारता था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने टैग लगा दिया है कि एक मारखोर जो है वो तकरीबन $2 लाख ऑन एवरेज जाता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 5-6 करोड़ रुपए बनता है। और एक आईबैक्स जो है वो ऑन एवरेज $10,000, यानी कि तकरीबन 25-30 लाख के आसपास वो जा रहा है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब ट्रॉफी हंटिंग की वजह से अगर कोई बंदा गैर कानूनी शिकार भी करेगा ना, तो पूरी कम्युनिटी ने उसके खिलाफ हो जाना है, क्योंकि वो उस चीज को मार रहा है जिसकी वैल्यू 30 लाख 35 लाख रुपए है। बीइंग रिसर्चर आपने क्या देखा है? अभी हम लोग इसके ऊपर इन डेप्थ नहीं गए। अभी हमारे पास जो डाटा है हम उसको ही एनालाइज कर रहे हैं। उसके अंदर हमें प्रोज भी मिले हैं, कॉन्स भी मिले हैं। ठीक है, दोनों तरह से ही हमें मिला है। जैसे कि तादाद बिल्कुल बड़ी है जानवरों की। जब ट्रॉफी हंटिंग स्टार्ट हुई थी उस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मारखोरों की तादाद जो थी वो 500 से कम थी। इस वक्त वो 1500 से ज़्यादा तादाद है अगर मारखोर की बात करें। और लोकल हर शिकार, साल सिर्फ, हाँ, लोकल शिकार, लोकल हंटिंग कम हो गई, खत्म हो गई। लोकल हंटिंग बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से जो एरिया है कंजर्वेशन का, हम लोग जब बात करते हैं कंजर्वेशन की तो हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक को कहते हैं जिसके अंदर लैंड स्पेयरिंग मॉडल है, कि आप एक इलाका साइड पे करते हैं बस, कि जी नो गो जोन है, यहाँ पर जो चरवाहे जाते हैं वो भी यहाँ से निकालने हैं, सब ये नेशनल पार्क बना दिया है, इसके अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होगी। ये अमेरिकन मॉडल ऑफ कंजर्वेशन है जिसको लैंड स्पेयरिंग मॉडल कहते हैं। और दूसरा लैंड शेयरिंग मॉडल, जिसके अंदर इंसान जानवरों के साथ एक म्यूचुअलिज्म में रहते हैं। तो ये जो ट्रॉफी हंटिंग का है, इससे हमें बहुत सारे ऐसे लैंड शेयरिंग मॉडल्स देखने को मिले हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पर पहले हंटिंग होती थी। अब ये सिर्फ मारखोर या आइबैक्स की लोग हंटिंग नहीं थे करते, दूसरे जानवरों की भी, परिंदे वगैरह उनके ऊपर भी थी। लेकिन अब जैसे ही वो इलाका कम्युनिटीज को दिया गया है, एक गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर कम हो गया है कि उनको वो इलाका उस तरह से मैनेज नहीं करना पड़ रहा, वो कम्युनिटीज खुद मैनेज कर रही हैं। और उसके अंदर साथ साथ दूसरे जानवरों की भी हिफाजत हो रही है। ठीक है, जैसे स्नो लेपर्ड है, उसको उसका शिकार कम हो गया है। ऐसे वुल्व्स हैं, उनकी इलीगल हंटिंग कम हो गई है।
लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कम्युनिटीज के एटीट्यूड्स हैं स्नो लेपर्ड या वुल्फ की तरफ, वो बदल रहे हैं वक्त के साथ साथ। पहले स्नो लेपर्ड उनकी बकरियों को, माल मवेशी के ऊपर हमला करता था और उनको मतलब मार देता था। तो कम्युनिटीज वाले हमारे पास आते थे कि जी हमारी आपके स्नो लेपर्ड ने हमारी बकरियां मारी, हमें कंपनसेशन दी जाए, हमें मुआवजा दिया जाए उसका। तो फिर वहाँ पर डिपार्टमेंट और एनजीओज मिलके, जैसे BWO CDO है वहाँ पर काम कर रही है स्कर्दू के अंदर, सेंट्रल कराक्रम नेशनल पार्क वहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो भी काम कर रहा है, तो वो मिलके लोगों को कंपनसेशन देते थे कि अच्छा जी आपकी बकरी स्नो लेपर्ड ने मारी है ना, तो आपको ये 40,000 की बकरी थी, 20,000 रुपया हमने आपको दिया, लेट्स अज्यूम सपोज। अब क्या हो रहा है कि अब वो हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपका स्नो लेपर्ड हमारे मार्को और आइबेक्स को खा रहा है, जो कि 2 करोड़ या 30 लाख रुपए के हैं, तो आप हमें उनकी भी कंपनसेशन दें, या हमें कोई कोई हमें कोई इस तरह से करें कि हमें स्नो लेपर्ड से भी कोई मुआवजा है। नहीं तो हमने जो है ना वो हमें तो ये नुकसान पहुंचा रहा है आपका स्नो लेपर्ड जो है इतना ज्यादा। हम्म। तो अब ये चेंजेस उनके बिहेवियर के अंदर हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। मतलब जो वेब चेन है उस इलाके की, वो मुतासर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं रहे अभी, ठीक है, लेकिन हम्म वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो एटीट्यूड्स के अंदर चेंजेस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि हम्म पहले वो कुछ कम्युनिटीज उन जानवरों को बचाती थी कि वहां पर समझा जाता है जी कि जो मारखोर या आइबैक्स है ना, वो जो परियां रहती हैं पहाड़ों के ऊपर उनकी बकरियां हैं, ठीक है। अच्छा। और इस तरह से वो स्टोरीज हैं खास तौर पे बॉर्डर एरिया के ऊपर, कि जब कोई परी जाती है ना, तो अगर किसी मारखोर को खाना होता है उसने, तो वो मारखोर को के गले से वो मतलब काट के तो उसका वो खून चूस लेती है, या उसको खा लेती है, बाद में उसकी हड्डियां जमा करके फिर से वो मारखोर को बना देती है, और फिर वो उसको कहती है कि जा वो जो फलाना बंदा है ना उसके हाथों से जाके तू शिकार हो जा। और वो बंदे को भी ख्वाबों में आके बताती है कि वहां पर मारखोर है तो तू उसको भी जाके शिकार कर, ठीक है। तो वो पहले इस तरह की कल्चरल एटीट्यूड्स थे, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब वो जो मार्को और या आइबैक्स है वो उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन गया है, अब वो उसको बचा रहे हैं उसकी उसकी सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। उसकी जो इकोसिस्टम में वैल्यूज हैं वो भूलते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी जो उसकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उससे वो दूर जाई जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास फिर ये भी है कि पुराने ज़माने में जब वो शिकार करते थे तो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है, ठीक है। जब आपने मारखोर को मारना है तो वो ये हो कि वो जनाब कोई फीमेल ना हो। जब आपने मारखोर को मारा है उसके आसपास कम से कम दूसरे मारखोरों तक इम्पैक्ट कम हो, बच्चे खास तौर पे ना हो मारखोर के। लेकिन अब उसके बाद आपने जो अगर मारना है तो जो झुंड से आगे वाला है उसको नहीं मारना, झुंड से सबसे पीछे वाला है उसको नहीं मारना, क्योंकि आगे वाले को कहते हैं जी कि वो लीडर होता है, उनको गाइड कर रहा होता है। पीछे जो होते हैं वो लागर मारखोर होते हैं, तो इस वजह से वो नहीं बूढ़ों को मारना चाहिए या बीमार को। लेकिन अब क्या होता है कि जब हंटर बाहर से आता है, इंटरनेशनल हंटर खास तौर पे, उसको इन चीज़ों का नहीं पता होता, कल्चरल बिलीफ्स का। इवन मेरे अपने इंटरव्यूज हुए हैं कुछ हंटर्स के साथ, जिसके अंदर मैंने उनको पूछा कि कल्चरल बिलीफ्स, तो वो चुप थे, उनको कोई पता ही नहीं कि ये हिस्टोरिकली क्या किस तरह से होता है या क्या है। और जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो यही कहते हैं कि वो बाहर से आता है हंटर, दरिया के उस पार वो खड़ा होता है, वहां से वो शूट करता है, और मारखोर को पता भी नहीं होता कि वो उसको कोई बंदा शूट करने जा रहा है, क्योंकि उनकी रेंजेस भी ज्यादा होती हैं गन्स की। पहले तो मारखोर को जब शिकार करने जाते हैं तो उसकी जो सूंघने की हिस्सा है वो ही इतनी तेज होती है कि वो आपने जरा सा साउंड भी पैदा किया ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं सुनने से और सूंघने की हिस्से, तो वो उसी वक्त चक्कर हो जाते थे। लेकिन अब वो इक्वल बैलेंस नहीं है। तो मैं इस पे आपकी वो रिसर्च है जिस पे आपको ये यंग ओपिनियन रिसर्च अवार्ड मिला। इस ये बेसिकली इस वजह से मिला कि हम लोग तीन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी लेंस से देख रहे हैं, जिसके अंदर एटीट्यूड्स भी हैं, कल्चरल भी, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स भी, कि किस तरह से कितना जो 80% कम्युनिटीज़ को जा रहा है, आया कि वो उनको जा भी रहा है या सिर्फ ऑन द पेपर जा रहा है, या उसमें से कम्युनिटीज़ को ये कहा जाता है कि 30% या 40% आपने वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पे लगाना है, ठीक है। तो उसमें से कितना वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पे लग रहा है हमें नहीं पता। जब आप जाते हैं कम्युनिटी से पूछते हैं कि भाई ये 30-40% आपने कंजर्वेशन पे लगाना है, तो जो मेरी इनिशियल उनके साथ डिस्कशन है, दोनों ने मुझे कहा जी हम लगाते हैं। मैंने कहा कैसे लगाते हो? डिपार्टमेंट वाले सर्वे करने के लिए आते हैं, तो उनके जो खाने पीने का बंदोबस्त होता है और रिहाइश का बंदोबस्त होता है वो हम इन पैसों से करते हैं। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन पे लगा रहे हैं, मतलब कोई कैमरा ट्रैप नहीं, कोई वहां पर जदीद निज़ाम के तहत उनकी मॉनिटरिंग नहीं, कोई वहां पर और
इस तरह की सेटअप्स नहीं हैं वाइल्ड लाइफ की एक्चुअल मॉनिटरिंग के लिए, तो आप नहीं कह सकते कि वो कंजर्वेशन पे लग रहा है। वो तो सिर्फ खाने पीने के ऊपर लग रहा है, जो सीधी बात है। ठीक है। और तीसरा जो है वो इसकी एक ऑब्वियसली जो रिसर्च के पार्ट है वो इकोलॉजिकल है, कि एक हमें जो इम्पैक्ट मिलता है सुनने को, कि जो जब आप ज़्यादा लंबे सींगों वाला मारखोर उड़ा देंगे ना, तो उनके सींगों की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। ये हमें जो एंटी ट्रॉफी हंटिंग पीपल है ना उनकी तरफ से सुनने को मिलता है। तो इसमें एक जो पार्ट है वो ये है कि मैं डिफरेंट म्यूजियम्स को विजिट कर रहा हूँ ऑल अक्रॉस द यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अभी मैं स्मिथसोनियन से और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूएसए से होके आया हूँ, न्यूयॉर्क से। वहाँ पर मैंने सैंपल्स लिए हैं मार्खोर और आइबैक्स की ट्रॉफीज़ के, उनकी मेजरमेंट्स वगैरह की हैं। और अब मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ ऑक्सफोर्ड, जहाँ से मैं मेरी को सुपरवाइज़र जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च यूनिट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से हैं, वाइल्ड क्रू से, जो कि यूरोप का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ की तहकीक का अदारा है। पिछले 50 साल से वो काम कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोग म्यूजियम्स में जाएंगे, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन हो गया, इस तरह से ऑक्सफोर्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हो गया। तो वहाँ पर भी हम लोग आइबैक्स और मारखोर के हॉर्न्स की मेजरमेंट्स करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान से। मुस्तफा साहब, जब आप जी। R4 के आईपेक्स के जो हॉर्न्स हैं, जो सबसे बड़े जो हॉर्न्स हैं, उनको जब आप मार रहे हैं, तो उससे बाकी R4 के सींगों की साइज में कमी होना, ये बात बियोलॉजिकली जेनेटिकली जो जेनेटिक्स बताती है उसके मुताबिक तो ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स चेंज होएगी तो उसके हॉर्न्स नीचे आएंगे ना। मतलब आप एक वही बात है कि जो दूसरे उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, जस्ट किल करने से या उनको जस्ट हंट करने से उसकी जेनेटिक खूबियों में कैसे कमी आ सकती है? वो ये कह रहे हैं बेसिकली जो लोग हैं कि जब आप ज्यादा से ज्यादा, जब भी कोई बंदा आता है शिकार करने के लिए, तो ही ट्रॉफी हंटिंग बेसिकली है ही ये कि आप एनिमल के खास पार्ट के लिए उसका हंट कर रहे हैं। हम्म। और मार्क और आइबैक्स की सूरत के अंदर ये है कि उसके आप सींगों के लिए उसका हंट कर रहे हैं। जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा एज का मारखोर मारेंगे, ठीक है, तो जारी बात है जब जितने इंडिविजुअल्स हायर हैं, जब आप उनको खत्म एलिमिनेट करते जाएंगे, तो जो नीचे से ऊपर ग्रो हो रहे हैं वो उस एज तक ग्रो करेंगे नहीं, जिसकी वजह से जो उनकी ऑब्वियसली हॉर्न्स की लेंथ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दी एंटी ट्रॉफी हंटिंग पीपल। ठीक है। जो ट्रॉफी हंट, सॉरी। लॉजिकल प्रूव भी करते हैं उसको या हाँ, जेनेटिकली प्रूव इसका भी करते इसका कोई बायोलॉजिकल इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि जो हैं? एंटी ट्रॉफी यह हंटिंग सुन पीपल के एक कहते हैं, मौकफ है। जिनका मौकफ है, जो 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 प्रो ट्रॉफी हंटिंग पीपल है वो यही कहते हैं कि जी, कि जब आप पुराने बाबों को मार देंगे ना, तो वो फिर जो नई जीन्स है वो नई ताज़ा जीन्स आपकी पॉपुलेशन में आएंगी, तो उसका वो एक फायदा हो रहा है जेनेटिकली। ठीक है। लेकिन जो एंटी पीपल है वो कह रहे हैं नहीं जी, फिनोटिपिकली कि जो एक्सप्रेशन है ना वो चेंज हो रहे हैं, वो उतने, जैसे बाज दफा वो कुछ स्टडीज जो हाथियों के अंदर हुई हैं उसमें देखा गया है कि जो मेल्स हैं ना उन्होंने टस्क्स बिल्कुल कम लेंथ की प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि जब आपने टस्कर्स जो बड़ी टस्क्स वाले मेल्स थे जब आपने उनको खत्म करना शुरू कर दिया, तो वो मॉडिफिकेशंस लेके आ रहे हैं अपने बिहेवियर के अंदर या जेनेटिकली। लेकिन बेसिकली हमारा ये मकसद है ये ओवर द तो ईयर्स। ये तो डीना मार्क के नजरिए को बड़ी सपोर्ट कर रही है बात, अगर वाकई ऐसा है तो। जिन्होंने एवोल्यूशन सॉरी। का, डीना मार्क थे ना, जिन्होंने हाँ, तो वो वो तो उनके नजरिए को बड़ा सपोर्ट कर रही है। अभी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मार्कनिज्म में बिलीव करते हैं। अच्छा। वो जिस तरह से डार्विन और हमारा नियो डार्विनिज्म डार्विनिज्म जो है वो बाद में नियो डार्विनिज्म में इवॉल्व हो गया, इसी तरह वो कह रहे हैं कि लमार्क ने जो कहा था वो सारा सच नहीं था, लेकिन उसकी एवोल्यूशन जो है वो सच की वो हो रही है। कुछ बेसिक्स थी, और लमार्क साहब तुझे कहते हैं कि जिराफे की गर्दन जैसी लंबी होगी क्योंकि वो खींच खींच के ऊपर से खाता था। ये बिल्कुल। बात वो मंतक की या मंतक बायोलॉजिकली नहीं आती। जेनेटिकली हमें ठीक नजर है, नहीं आती। नजर नहीं एनीवे आती, लेकिन कुछ। एनीवे बिलाल साहब, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से दूर जा रहे हैं। ये हाँ। आपने बड़ा अच्छे से इसको एलेबोरेट किया है कि एक बड़ी जबरदस्त आपने नुक्ता नजर दिखाया हमें कि ट्रैफिक हंटिंग और उनके एंटी ट्रैफिक हंटिंग जो लोगों के नजरियात है वो भी बताए, और ये क्या एक तरतीब चल रही है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। इस हवाले से आपका काम माशाल्लाह पीएचडी में भी आ रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी आप कर रहे हैं। अब हम क्योंकि आपके अवार्ड को सेलिब्रेट करें, और ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का बेटा वो दुनिया में पाकिस्तान का जो झंडा है वो सर बुलंद करे। जरा मुद्दे की बात ये है कि क्या इस अवार्ड को प्राइज भी मिलता है या सिर्फ ये कोई एक सेरेमोनियल, कोई एक वो होती है क्या कहते हैं सुवेनियर टाइप?
यार इसके अंदर ये होता है कि आपको वो अपनी एनुअल ग्रैंड असेंबली में बुलाते हैं, जहाँ पे मतलब जैसे मैंने कहा यूरोप के सारे उमरा और रोसा सब हम्म। रॉयल्टीज वहां पे बैठी होती हैं, उनके सामने आपको दिया जाता है। तो सबसे बड़ी तो यही होती है बंदे के लिए कि रिकग्निशन यार है। पाकिस्तान का नाम सामने हम्म। लोगों के जा रहा है, ठीक है। हम्म। वैसे कोई चाहे पाकिस्तान को जाने ना जाने या किस जो भी हो, हाँ। लेकिन एक पॉजिटिव इमेज और फिर कंट्री का वहां रिसर्च पर की जा रहा फील्ड है। में भी अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल, वो सारे घोड़ों के दरमियान एक देसी बंदा उठ के जाके वो वोट ले, तो जारी बात है, एक प्राउड मोमेंट होती है मुल्क के लिए, तो इससे ज्यादा तो और क्या चाहिए बंदे अच्छा, को। आपने गोरों बाकी के वो दरमियान टिकट्स क्या है? बाकी टिकट्स वगैरह वो देते हैं, लॉजिंग्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं आपको, कॉन्फ्रेंस के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन आपकी होती है। पूरी दुनिया से कंजर्वेशनिस्ट और हंटर्स आए होते हैं, तो आपके जो कनेक्शंस वहां पर बनते हैं, दैट्स अ तो मच मोर आपने ये हायर थिंग। अकेले ही ये रिसर्च जो है वो शाया करवाई या साथ आपके कुछ कोलीग्स भी थे? नहीं, ये हमारी जॉइंट रिसर्च चल रही है, जो कि लोकल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, लोकल एनजीओज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यहाँ पर टार्लिटन स्टेट यूनिवर्सिटी, इन चारों के तो अवार्ड भी चारों को मुशर्रफ। मिला? नहीं नहीं, बात तो जाहिर बात है यार, मैं मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा। मिलेगा, बात चारों को नहीं मिला, वो इंडिविजुअल रिसर्चर्स को देते हैं, यंग अच्छा, रिसर्च ये ऑफ द ये पीरियड। आपकी इंडिविजुअल रिसर्च थी कम्युनिटी एटीट्यूड्स के ऊपर? यार इन कोलैबोरेशन विद अदर पीपल हो रही है, लेकिन कर मैं रहा हूँ, तो इस वजह से अवार्ड ओके। मुझे, ओके। ओके। ये और ये बेसिकली कहाँ? रिकग्नाइज कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके, और ये रिसर्च कहाँ पब्लिश हुई? कहीं पब्लिश भी हुई है या वहीं पे आपने प्रेजेंट की नहीं, थी? ये अभी ये चल रही है, इन इन प्रोसेस है। ठीक है, सो उन्होंने आपका काम देखा, काम का म्यार देखा और आपको उन्होंने बिल्कुल। फाइनलाइज किया। तो कोई अंदाजा है आपको कितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे लोग जिनमें से आपको फाइनल सिलेक्शन दी गई? ये ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड आती है, और उनकी जो जूरी होती है, जिसके अंदर कंजर्वेशनिस्ट भी होते हैं, हंटर्स भी होते हैं, एकेडमिक्स के पीपल्स भी होते हैं। हम्म। यूरोप यूरोप और यूके और पूरी दुनिया से जो शामिल होते हैं, उनकी जो साइंटिफिक गवर्निंग बॉडी होती है, वो फिर देख हम्म। के तो वो देखते हैं, तो इसलिए हमें इंटरनल मामले का कुछ पता नहीं होता कि हम्म। कितने लोग हैं नहीं। लेकिन सही। 2-3 माह का उनका रिग्रेस प्रोसेस होता है, 2-3 एप्लीकेशन मार्क का, होते हैं। तो उसके बाद कैसा उसकी फील हुआ आपको जब आपको बताया गया कि बिलाल मुस्तफा साहब आप जो है वो फाइनलिस्ट हैं हमारे इस यंग ओपिनियन रिसर्च अवार्ड के लिए? क्या उस वक्त जज्बात क्या थे आपके? बस यार खुशी होती है जब आपको इस तरह का कोई मिलता है अवार्ड, या क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आपकी कंट्री का के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, फिर आपको भी होता है कि यार ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं वाकई, रिकग्नाइज हम्म। हो रहा है, ऐसे बैठ के हम लोग नहीं कोई मक्खियां वगैरह जा रही है, कुछ वाकई कर रहे हैं तो इंडिविजुअली। तो कब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी है और पाकिस्तान आने के, यहाँ पे आके सर्व करने के भी ख्वाब है या वहीं पे आप बाहर ही रहेंगे? अभी 2 साल हैं इसके अंदर, पीएचडी के अंदर। हम्म। और जहाँ तक बात तो ऑब्वियसली एट द एंड जो है वो पाकिस्तान ही, यहाँ पर ही काम करना है, क्योंकि जितनी यहाँ पर जरूरत है वाइल्ड लाइफ का काम करने की, वो उस लेवल के ऊपर हो हम्म। नहीं रहा। ठीक है, मतलब दूसरों के लिए तो मैं एक कहने एग्जाम्पल ही बनना चाहता हूँ, अगर मेरे जैसा बंदा हम्म। नीचे से हम्म। उठ के ऊपर आ सकता है, तो फिर हर कोई इस फील्ड के अंदर आ सकता है, ये फील्ड हर एक के वाह। लिए ही ओपन है। तो ये नहीं है कि ये इसके अंदर। जो पीएचडी आप टेक्सास में कर रहे हैं तो वो भी आपकी स्कॉलरशिप पे है या सेल्फ फाइनेंस पे है? हाँ जी, ये सारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर है, कम्प्लीटली फुली फंडेड है। एक एक अच्छा। चीज मेरा, एयर ट्रैवल सब कुछ वो फुली फंडेड होता है, अगर मैं पाकिस्तान क्या आऊंगा तो वो भी यूनिवर्सिटी की क्या तरफ से ही फुली फंडेड होगा। क्या बात है, माशाल्लाह आप एक बड़ा अच्छा कैरियर सेट कर रहे हैं और बड़ी शानदार रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने जो है वो सिलेक्ट किया है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। इसी जमाने में मेरा भी बड़ा शौक रहा है वाइल्ड लाइफ के हवाले से, एक्टिविज्म का। और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, बहुत सारी तो वो एक्सटिंक्ट भी हो गई, उनका बड़ा दुख भी है, लेकिन जो एंडेंजर्ड हैं और जो बिल्कुल नापैद होने के करीब हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारी हुकूमती सतह पर, इवन आवाम की सतह पर भी बहुत ज्यादा शऊर की जरूरत है और बहुत ज्यादा एक्टिव रोल की जो है वो जरूरत है। बट बात वही है कि जब तक आप रिसर्च बेस्ड डाटा सामने नहीं लाएंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे, तो आप अगला स्टेप नहीं उठा सकते प्रिजर्वेशन में। सो आप जैसे स्कॉलर्स, आप जैसे यंग स्टूडेंट्स, यंग एंथुजियास्टिक्स जो वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं, वो हमारे लिए उम्मीद की एक किरण है पाकिस्तान के लिए, और ऑब्वियसली पाकिस्तान का सरमाया है। और आप जैसे नौजवान पाकिस्तान का फख्र है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान का ये परचम, ये सॉफ्ट इमेज जो है वो बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला, एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा कि इस दफ़ा जो है ये अवार्ड जो हंटिंग और गेमिंग का ये काउंसिल का है, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को मिला है। सो तभी मैंने सोचा कि मैं आपसे राब्ता करता हूँ और आपसे जानता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी रिसर्च आपने की है कि यूरोप में भी जो है वो आपका डंका बाज रहा है माशाल्लाह, और पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पे लहरा रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर फ्रूटफुल रिसर्च, और जो आगे भी इंशाल्लाह काम आएगी। तो हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी वाइल्ड लाइफ के हवाले से आपका कीमती वक्त जो है लेते रहेंगे। नाजरीन, बहुत इसके शुक्रिया। साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज।